अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओम्स लॉ को समझते हैं जो कि बड़ा ही आसान टॉपिक है आज का। ठीक है, ओम एक साइंसदान का नाम था जिन्होंने अपना लॉ पेश किया, इसलिए हम इसको कहते हैं ओम्स लॉ। तो आइए इसको एक डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहली डायग्राम देखें आप, ये एक टेबल है जो कि सेम हाइट पर पड़ा है। ठीक है, ऊपर एक बाल पड़ी है। अब जब हाइट सेम है तो बाल किस में होगी? बाल किस में होगी? रेस्ट की हालत में। दूसरी डायग्राम में देखें तो ये हाइट छोटी है और ये हाइट बड़ी है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल लो है और यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा सा हाई है, क्योंकि हाइट का ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे लो पोटेंशियल है, यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है, तो बाल किधर जाएगी? नीचे की जानब जाएगी। ये छोटी हाइट है, ये थोड़ी सी बड़ी है। अब बाल नीचे जाएगी, लेकिन बाल की स्पीड क्या होगी? कम, क्योंकि पोटेंशियल का फ़र्क ज़्यादा नहीं है। तीसरी डायग्राम में देखें तो ये बहुत छोटी हाइट है, यानी कि यहाँ पे बहुत लो पोटेंशियल है, और ये बहुत बड़ी हाइट है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो बाल की स्पीड, बाल बड़ी स्पीड से नीचे जाएगी, फुल स्पीड से। यहाँ पे बाल की स्पीड तेज़ होगी। अब यही ओम्स लॉ ने कहा था। ठीक है, यही ओम्स लॉ ने कहा था कि अगर फर्ज करें ये कंडक्टर है, उसने कहा था कि अगर कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा बहेगा। कंडक्टर में से तो करंट बहता है ना। अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, अगर पोटेंशियल कम होगा तो करंट भी कम होगा। जैसे हमने इधर समझा, पोटेंशियल ज्यादा था तो बाल की स्पीड ज्यादा। इसी तरह कंडक्टर, यही फर्ज कर लो, ये कंडक्टर है और ये करंट है। पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट की स्पीड ज्यादा, पोटेंशियल कम होगा तो करंट की स्पीड कम। अगर पोटेंशियल नहीं होगा, यानी कि फर्क नहीं होगा हाइट में, तो करंट भी नहीं बहेगा। तो अब यहां पे इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वही बात, इफ द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज। ये मैं आपको समझाता हूं, ये टेम्परेचर और फिजिकल का मतलब क्या है। यहां तक बात समझे। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यहां पे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब यहां पे देखें, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो क्या कर देते हैं? पहले नंबर पे तो इक्वल, दूसरे नंबर पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? आर। ठीक है, आर है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी अभी समझाता हूँ। पहले इतना तक समझ लग गया। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, वी इक्वल लगा के यहाँ पे आर रेजिस्टेंस। आर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, रेजिस्टेंस आर क्या है? रेजिस्टेंस। ये भी अभी समझाता हूँ। अब देखें, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ये देखें, इधर मैं रख देता हूँ करंट को और इधर रख देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी कि वोल्ट को। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा यूनिट होता है? वोल्ट। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिस रेशो से ये बढ़ेगा इसी रेशो से ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा? ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। ये जो आर है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? जैसे हम फ्रिक्शन पढ़ते हैं, अगर कोई जिसम मोशन कर रहा हो तो फ्रिक्शन उसको क्या करती है? रोकती है। फ्रिक्शन उसको क्या करती है? अपोज करती है, रोकती है। तो इसी तरह रेजिस्टेंस है, मोशन को रोकने वाली चीज फ्रिक्शन, और करंट को रोकने वाली चीज को रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, जो करंट के बहने में मुज़ाहमत पैदा करे, मुखालफत पैदा करे, उसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के बहने में मुखालफत पैदा करती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब यहीं से अगर हमने आर निकालना है तो ये आई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। वी ओवर आई इज इक्वल टू आर। आई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। अब रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। इधर लिखता हूं मैं,
रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट आ गया ओम। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। और नीचे करंट, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है अम्पेयर, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है अम्पेयर। अब अगर हमसे 1 ओम की डेफिनेशन अगर हम करें, हम किसकी डेफिनेशन करें 1 ओम की, ये बुक के ऊपर लिखी हुई है, तो आपने कैसे करना है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, if the potential difference of 1 volt applied across the end of a conductor and 1 ampere current pass through it, then it is equal to the 1 ohm। ये पेपर में भी पूछी जाती है। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने ओम्स लॉ की डेफिनेशन करनी है, उसके बाद ये फार्मूला लिखना है, उसके बाद ये ग्राफ बनाना है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, फार्मूला और 1 ओम की डेफिनेशन भी करनी। अब देखें बाकी स्टेटमेंट में ये इसका मतलब क्या था, इफ द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज, टेम्परेचर अगर चेंज होगा, देखिए अगर किसी वायर में से करंट बह रहा है, अब यहां पे अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, फर्ज करो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, मुखालफत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हमने कहा था कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना है, तब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तब ये दोनों, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन ज्यादा हो जाती है, कोलिजन ज्यादा होती है तो उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस, टेम्परेचर ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये करंट क्या होगा कम हो जाएगा, तो फिर ये लॉ फॉलो नहीं होगा। तो पहली चीज उसने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एंड फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर कोई चीज सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रहेगी, लिक्विड में चेंज नहीं होगी, तब जाके ये लॉ वैलिड होगा। तो इंतहाई आसान, उम्मीद है समझ लगी होगी। ओम्स लॉ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसका फार्मूला V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो R रेजिस्टेंस, ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन, ये फार्मूला लिख दें R इज इक्वल टू V ओवर I। रेजिस्टेंस क्या है, जो करंट को रोकता है उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। आगे 1 ओम, ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर एंड 1 एम्पेयर करंट पास थ्रू इट, देन इट इज इक्वल टू 1 ओम। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।